तो ओके जी स्टूडेंट, आज जो हम डिस्कस करेंगे आपकी सीवीएस के अंदर, वो आपका एक तरह से जो टॉपिक है, ठीक है, वो है तो बहुत ही आसान, लेकिन उसके अंदर एक दो एमसीक्यूज आते हैं जो आपको लाजमी और लाजमी पता होने चाहिए। तो हम जो है इस टॉपिक को एक तरह से डिटेल से भी पढ़ेंगे, उसमें जितने भी एमसीक्यूज आएंगे या इसकी जो भी इंपॉर्टेंस है आपकी फार्मा के लिहाज से, वो भी हम पढ़ेंगे। तो आज जो सीवीएस के अंदर, ठीक है, जो आपके एक तरह से सीवीएस के अंदर हम जो मेन टॉपिक जिसको हम डिस्कस करेंगे, वो पहला आपका टॉपिक होगा आपका मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल। कौन सा होगा? आपका मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल होता है कि आपका जो एक तरह से जो कार्डियक सेल्स होते हैं, ठीक है, जो पहला टॉपिक होता है वो कौन सा होता है? वो होता है आपका एक तरह से मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल। मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल होता है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि आपके जो कार्डियक सेल होते हैं, ठीक है, यानी कि जो आपके कार्डियक सेल होते हैं, उनके अंदर एक्शन पोटेंशियल कैसे होता है, यानी कि आपके जो कार्डियक सेल है उनके अंदर कैसे आपके कुछ आइंस का इनफ्लक्स होता है और कुछ आइंस का ईफ्लक्स होता है। यानी कि कुछ जो आपके आइंस होते हैं वो आपके सेल के अंदर आते हैं और फिर वो आपके सेल के अंदर आके कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। आपके जो मायोकार्डियल सेल है इनके एक तरह से कॉन्ट्रैक्शन कैसी होती है, ठीक है, या फिर एक जो आपके मायोकार्डियल सेल है जब वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, फिर इनके बाद में एक तरह से रिलैक्सेशन कैसी होती है। तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। आपका एक तरह से जो मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल होता है, या हम इसको और भी क्या कह सकते हैं, हम इसको कहेंगे आपका एक तरह से एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। हम इसको क्या कहेंगे? आपने कहना है कि हम इसको कहेंगे एक्शन पोटेंशियल ऑफ द कार्डियक सेल, कि आपके जो कार्डियक सेल है इनके अंदर एक्शन पोटेंशियल कैसे आता है, यानी कि आपके जो कार्डियक सेल है वो कैसे एक तरह से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या कैसे रिलैक्स होते हैं, किस आइन का जो है वो किस स्टेप के ऊपर किरदार है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने डिटेल से पढ़नी है और ये एक एक चीज आपको लाजमी और लाजमी आनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी एक तरह से बहुत से एमसीक्यूज आपको सोल्व करने में हेल्प करेंगे। तो एक एक चीज आपको लाजमी और लाजमी पता होनी चाहिए। अब आपको पता है कि जो आपके कार्डिक सेल है, ठीक है, यानी कि जो आपके कार्डिक सेल है, इसका इसमें कौन कौन से आपके मेनली सेल आते हैं। तो आपको पता है जो आपके कार्डिक सेल होते हैं, इसमें हम डिस्कस करेंगे आपके एक तरह से जो एट्रियल सेल होते हैं, कौन से, यानी कि जो आपके एट्रियल सेल होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। और दूसरे जो आपके कार्डिक सेल होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं आपके एक तरह से वेंट्रिकुलर सेल। कौन से? आपके एक तरह से वेंट्रिकुलर सेल, यानी कि आपके जो एट्रिया के सेल हैं या आपके वेंट्रिकुलर के जो सेल है, ये आपके क्या है? ये आपके जो है वो मायोकार्डियल सेल है, ठीक है। तो इनके अंदर एक तरह से जो है वो एक्शन पोटेंशियल कैसे होता है, यानी कि ये चीजें आपने नोट करनी है। अब हम आते हैं मेन चीज के ऊपर। देखिए, आपको पता है कि हमारे अंदर जितने भी सेल है, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल हैं, जब वो रेस्ट के ऊपर होते हैं तो वो एक तरह से जो है वो उनके अंदर कोई भी कॉन्ट्रैक्शन या एक तरह से जो है वो कोई भी रिलैक्सेशन नहीं हो रही होती, यानी कि वो एक तरह से अपनी रेस्टिंग पोजीशन के ऊपर होते हैं। लेकिन जब भी आपके किसी सेल ने कॉन्ट्रैक्ट होना होता है या रिलैक्स होना होता है, तो उसके लिए शर्त ये है कि उसके ऊपर जो है कुछ आइंस जो है वो आपके सेल के अंदर आए, या कुछ जो आइंस है वो आपके सेल के बाहर जाए। फॉर एग्जाम्पल ये आपको पता है कि ये आपके एक तरह से सेल है, ठीक है। जब ये सेल आपकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के ऊपर होता है, तो आपको पता है कि ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव में होता है। क्या होता है कि आपके एक से नेगेटिव में होता है, यानी कि जो सेल होता है वो अंदर से क्या होता है? वो नेगेटिव होता है और ये अपनी रेस्ट के ऊपर होता है। जब इस सेल ने कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करना होता है, या तो इसने कॉन्ट्रैक्ट होना होता है या इसने कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिलैक्सेशन करना होती है, तो क्या होता है कि इसके लिए जरूरी है कि कुछ जो आइंस हैं वो आपके सेल के अंदर आए, यानी कि कुछ जो आइंस हैं वो आपके सेल के अंदर आए। अगर इसने कॉन्ट्रैक्ट होना है तो आपके सेल के अंदर जो सोडियम आइंस है, यानी कि जो पॉजिटिव आइन है, वो आपके सेल के अंदर आए और अंदर उसको एक तरह से एक्टिवेट करें, ठीक है। अगर इसने एक तरह से जो है वो रिलैक्स होना है, दोबारा से रिलैक्स होना है, तो इसके लिए जरूरी है कि आपके जो आपके सेल के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है, जो आपके सेल के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है, वो वापस से उनका ई फ्लक्स हो जाए और आपके सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज जो है वो क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद वो सेल जो होगा वो एक तरह से दोबारा से रिलैक्स स्टेट के ऊपर आ जाएगा। यानी कि जो आपका सेल है उसकी सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर जो चार्जेस हैं उनका इनफ्लक्स या ई फ्लक्स, यानी कि उन आइंस के अंदर चेंजेस आना जरूरी है कि एक सेल ने कॉन्ट्रैक्ट होना है या रिलैक्स होना है। इसका मतलब होता है एक्शन पोटेंशियल। अब इन आइंस का इस सेल के अंदर आने के लिए भी जरूरी है कि हम इन चैनल्स को, यानी कि ये जो चैनल्स हैं, चाहे सोडियम चैनल है जो अभी हम पढ़ेंगे, या आपके दूसरे जो चैनल्स हैं, इनके लिए कोई ना कोई इम्पल्स का आना, यानी कि किसी ना किसी इम्पल्स का आना या किसी ना किसी स्टिमुलस का आना बहुत ही जरूरी है। यानी कि अगर आप रेस्ट के ऊपर बैठे हुए हो, तो अगर कोई आके डरा देता है, ठीक है, या आपको कोई कॉल करता है और आपको कोई बुरी खबर देता है, ठीक है, कोई आपको क्या देता है? आपको सैड न्यूज देता है। तो फिर क्या होता है कि ये जो सैड न्यूज है, ठीक है, ये जो आपकी बुरी खबर है, ये आपके जो है वो हार्ट सेल के लिए एक स्टिमुलस है, ठीक है। आपके हार्ट सेल के लिए क्या है? एक स्टिमुलस है। अब ये जो स्टिमुलस है ये क्या करेगी? ये आके आपके जो एक तरह से जो आपके चैनल्स हैं, जो सोडियम चैनल्स हैं,
उनको ओपन करेगी और सोडियम आयंस का इन्फ्लक्स करेगी और आपके हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है उसको क्या कर देगी, उसको इंक्रीज कर देगी, ठीक है। तो आपकी जो सैड न्यूज है उसका आना, और ये एक तरह से स्टिमुलस का बहुत जरूरी है। जब ये स्टिमुलस आएगी तो तभी आपके ये चैनल्स ओपन होंगे और आपका जो सेल होगा वो एक तरह से डिपोलराइज होगा, ठीक है, उसकी एक्टिविटी इंक्रीज होगी और आपके जो हार्ट के सेल्स, जो आपका हार्ट है वो ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये आपने लाजमी याद करना है। यानी कि आपने कहना है जो एक्शन पोटेंशियल होता है ये क्या होता है, ये आपका चेंजेस इन द चार्जेस, ठीक है। यानी कि आपने लिखना है कि इसमें क्या होता है, चेंजेस इन द चार्जेस, यानी कि जो आपके चार्जेस होते हैं, जो डिफरेंट चार्जेस होते हैं उनके अंदर क्या आती है, चेंजेस आती है। कहाँ पे चेंजेस आती है, अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। यानी कि जो आपके कार्डियक सेल मेम्ब्रेन है, यानी कि जो आपके कार्डियक के सेल हैं उनकी मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द जो आपके चार्जेस हैं, ठीक है, उन चार्जेस के अंदर क्या आएगा, आपकी एक तरह से चेंजेस आएगी। मतलब कि चेंजेस इन द चार्जेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द कार्डियक सेल, यानी कि जो आपके कार्डियक सेल्स होंगे उनकी सेल के इर्द गिर्द जो चार्जेस हैं उनके अंदर क्या आएगी, एक तरह से चेंजेस आएगी। कब वो चेंज आएगी, ड्यूरिंग इम्पल्स जनरेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब आपकी इम्पल्स आएगी, यानी कि इम्पल्स की जनरेशन, या आपकी कोई ना कोई स्टिमुलस आएगी, तो उस स्टिमुलस के दौरान आपका क्या होगा, उन चार्जेस का एक तरह से चेंजेस होगा। आपने कहना कि एक्शन पोटेंशियल क्या है, कि आपने कहना कि चेंजेस इन द चार्जेस across the cell membrane of the cardiac cell during impulse generation या during stimulus। तो ये आपने इसके अंदर कहना है। फिर आपने कहना है कि यानी कि जब आपका सेल, यानी कि अगर आपने सेल ने कॉन्ट्रैक्ट होना है तो इसके लिए या रिलैक्स होना है, तो हम इसके अंदर दो मेन टर्म्स जो है वो बोलते हैं। एक टर्म्स होती है आपके एक तरह से डीपोलराइजेशन, यानी कि क्या होती है, एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं आपकी डीपोलराइजेशन, और एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं आपकी रीपोलराइजेशन। क्या कहते हैं, आपकी डीपोलराइजेशन कहते हैं, और एक टर्म होती है जिसको हम एक तरह से रीपोलराइजेशन कहते हैं। अब क्या होता है कि जब भी आपके सेल को कोई ना कोई स्टिमुलस मिलती है, यानी कि जब भी आपके सेल को कोई ना कोई स्टिमुलस मिलती है, कोई ना कोई अच्छी खबर या बुरी खबर मिलती है, तो क्या होता है कि आपका जो सेल होता है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आते हैं, ठीक है। यानी कि आपकी जो सेल होता है इसके अंदर क्या आते हैं, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज का इनफ्लक्स होता है। जब आपके पॉजिटिव चार्ज का आपके सेल के अंदर इनफ्लक्स होता है तो इसको हम कहते हैं डीपोलराइजेशन, और इस दौरान आपका जो सेल होता है वो मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो आपने कहना है कि डीपोलराइजेशन में क्या होता है कि आपका जो सेल होता है वो अंदर से क्या होता है, वो अंदर से एक तरह से पॉजिटिवली चार्ज होता है, वो अंदर से पॉजिटिवली चार्ज होता है। कब चार्ज होता है, जब इसको कोई ना कोई आके स्टिमुलस मिलती है, फिर आपका सोडियम चैनल ओपन होता है और वो सोडियम चैनल आपके सेल के अंदर आपके सोडियम आयन का इन्फ्लक्स कराता है। और जब भी आपका डीपोलराइजेशन होगी और सेल अंदर से पॉजिटिवली चार्ज होगा, तो आपने कहना कि इस दौरान क्या होगी कि आपके जो सेल की एक्साइटेशन हो जाएगी, यानी कि इस दौरान आपने कहना है कि आपका जो सेल होगा उसकी क्या हो जाएगी, एक तरह से एक्साइटेशन हो जाएगी, वो एक्साइट हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देगा। फिर आपने कहना है कि जब भी आपकी रीपोलराइजेशन होती है, यानी कि जब भी एक स्टिमुलस आ जाती है और आपका सेल बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, तो उसने दोबारा से रिलैक्स होना होता है, ठीक है, वापस अपनी असल पोजीशन के ऊपर जाना होता है, उसने दोबारा से रिलैक्स होना होता है। तो उसने जब रिलैक्स होना होता है तो क्या करता है, वो जितने भी इस सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज हैं उन पॉजिटिव चार्ज को बाहर फेंक देता है, उन पॉजिटिव चार्ज का इफ्लक्स कर देता है। आपके पॉजिटिव चार्ज का इनफ्लक्स होना वो आपकी डीपोलराइजेशन है। आपके पॉजिटिव चार्ज का बाहर जाना, इफ्लक्स होना, वो आपकी क्या करता है, वो आपकी जो है वो एक तरह से रीपोलराइजेशन है। तो जब भी आपकी रीपोलराइजेशन होती है, जो आपके जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं वो आपके सेल से बाहर चले जाते हैं, तो आपका जो सेल होता है वो अंदर से नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। वो क्या होता है, वो अंदर से नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। और जब आपका सेल अंदर से नेगेटिव चार्ज हो जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो सेल होता है उसकी इनहिबिशन हो गई है, यानी कि अब आपका जो सेल होता है वो इनहिबिट हो गया है, वो एक तरह से प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, वो रिलैक्स के ऊपर है। तो ये आपने कहना है, आपने कहना है कि आपके क्या होता है, जो कार्डिक सेल होते हैं वो कार्डिक सेल हमने मेन डिस्कस कर रहे हैं आपके एट्रियल सेल को और आपके वेंट्रिकुलर सेल को, ठीक है। आपने कहना कि आपका जब भी एक्शन पोटेंशियल कार्डिक सेल होता है तो इसमें क्या होता है कि जो आपका कार्डिक सेल के जो सेल मेम्ब्रेन, जो कार्डिक सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है, इसके इर्द गिर्द जितने भी चार्जेस होते हैं उनके अंदर कोई ना कोई चेंजेस आती है। या तो चार्ज आपके सेल के अंदर आता है या फिर वो चार्ज आपके सेल के बाहर जाता है। जब चार्ज आपके सेल के अंदर आएगा, उसका इनफ्लक्स होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, आपकी डीपोलराइजेशन हो जाएगी और आपका सेल जो है वो एक तरह से एक्टिव हो जाएगा। उसको हम डीपोलराइजेशन कहते हैं। जब आपके सेल ने दोबारा से रिलैक्स होना है तो आपके पॉजिटिव चार्ज का इफ्लक्स हो जाएगा, आपके पॉजिटिव चार्ज बाहर चले जाएंगे और आपका जो सेल होगा वो इनहिबिट हो जाएगा, जिसको हम रीपोलराइजेशन कहते हैं।
और इस आपके डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन के लिए आपकी किसी ना किसी स्टिमुलस का आना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। यानी कि किसी सैड न्यूज का या कोई भी चीज का आपके जो है वो आना बहुत जरूरी है, यानी कि स्टिमुलस आपके चैनल को मिलनी चाहिए। तो जहां तक आपने ये चीजें नोट करनी है। फिर आपको पता है कि हमारे अंदर जो है ना, जब भी हमारा जो सेल होता है, लाइक अगर हम बात करें कि नॉर्मल स्टेट के ऊपर हमारे जितने भी सेल होते हैं वो आपके जो वो रेस्ट के ऊपर होते हैं वो एक तरह से नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। अब वो आपके जो सेल होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज क्यों होते हैं? आपने कहना कि जब हम रेस्ट के ऊपर होते हैं तो हमारी बॉडी के जितने भी सेल होते हैं वो एक तरह से जो है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, अंदर से नेगेटिव चार्ज होते हैं, वो रीपोलराइजेशन होते हैं, वो एक तरह से इनहिबिशन की स्टेट के ऊपर होते हैं। तो वो क्यों होते हैं? तो आपने कहना कि हमारे अंदर अल्लाह ताला ने बनाए हुए आपके एक तरह से सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप कौन से होते हैं? आपने कहना कि हमारे अंदर होते हैं सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप होते हैं। अब हमारे अंदर जितने भी सेल हैं, ठीक है, जितने भी ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं, हर सेल के ऊपर जो है वो बहुत सारे आपके सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप हैं, ठीक है। अब ये जो सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप है, आपने कहना है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल हैं, ऑलमोस्ट जितने भी सेल हैं, उन सेल की सेल मेम्ब्रेन, ऑलमोस्ट ऑल द सेल मेम्ब्रेन, जितने भी सेल है हमारी बॉडी के अंदर, उनकी मेम्ब्रेन के ऊपर जी आपका सोडियम पोटाशियम एटीपेज जो पंप है ये मौजूद है। आपने कहना है कि दिस पंप इज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। हमारी सेल के जितने भी हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल हैं उन सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आपका सोडियम पोटाशियम एटीपेज मौजूद है। अब ये किस तरह काम करता है कि आपके जो सेल होता है उसको अंदर से नेगेटिवली चार्ज कर देता है और आपके सेल को एक तरह से इनहिबिट कर देता है जब आप नॉर्मली रेस्ट के ऊपर होते हो। तो आपने कहना है कि ये जो आपका सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप होता है ये क्या करता है? तीन सोडियम को, यानी कि तीन सोडियम आयंस को क्या करता है? ई फ्लक्स कर देता है, यानी कि तीन सोडियम आयंस को आपके सेल से बाहर फेंक देता है। और उसके बदले में क्या करता है कि दो पोटाशियम आयंस को, यानी कि आपके दो पोटाशियम आयंस को इनफ्लक्स कराता है, यानी कि दो पोटाशियम आयंस को आपके सेल के अंदर लेकर आएगा। जब आपके तीन सोडियम आयंस बाहर जा रहे हैं और सिर्फ दो आपके पोटाशियम आयंस अंदर आ रहे हैं, तो ज्यादा जो पॉजिटिविटी है वो बाहर जा रही है, जिसकी वजह से आपके सेल के अंदर जो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और वो आपका जो सेल होगा वो एक तरह से इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्या होता है कि ये आपका सेल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपका सेल है। तो इस सेल के ऊपर क्या होता है? इस सेल के ऊपर आपके एक तरह से सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप होते हैं। क्या होता है कि आपका सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप होते हैं। ये सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप क्या करता है कि आपके जो सेल के अंदर से तीन सोडियम आयंस को पकड़ता है, ठीक है, तीन सोडियम आयंस को पकड़ लेता है और उसको बाहर फेंक देता है आपके सेल के बाहर, ठीक है। जिसके और बदले में क्या करता है? सिर्फ दो पोटाशियम आयंस को आपके सेल के अंदर लेकर आता है। दो पोटाशियम आयंस को क्या करेगा? आपके सेल के अंदर लेकर आएगा और आपके तीन सोडियम आयंस बाहर जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके सेल के अंदर क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज जो है वो एक तरह से क्रिएट हो जाएगा। और जब आपके सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज आता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रीपोलराइजेशन। और जब आपकी रीपोलराइजेशन होती है तो आपका जो सेल होता है उसकी इनहिबिशन हो जाती है, यानी कि वो एक तरह से जो है वो अपनी मतलब कि कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपका जो आपकी पूरी बॉडी के जितने भी सेल हैं वो नॉर्मली रेस्टिंग के ऊपर होते हैं, यानी कि उनका जो है वो एक तरह से नेगेटिव रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है वो नेगेटिव होता है, यानी कि आपके जितने भी सेल हैं वो अंदर से नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो वो क्यों होते हैं? तो आपने कह रहे उसकी वजह सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप है। ये सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप क्या करता है? ये तीन सोडियम को बाहर फेंक देता है और दो पोटाशियम आयंस को आपके सेल के अंदर लेकर आता है और आपके सेल के अंदर जो वो नेगेटिविटी ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जितने भी सेल हैं, आपकी बॉडी के जितने भी सेल हैं वो रेस्टिंग स्टेट के ऊपर क्या होते हैं? वो एक तरह से जो है वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। तो ये आपने लाजमी नोट करना है कि नेगेटिव चार्ज आपके क्यों होते हैं। अब हम मेन आगे आते हैं और मेन डिस्कस करते हैं कि आपका जो कार्डिक सेल के अंदर जो एक्शन पोटेंशियल है वो कैसे जनरेट होता है। अब ये आपको लाजमी और लाजमी पता होना चाहिए, और जो ऊपर मैंने आपको चीजें बताई हैं कि रीपोलराइजेशन में क्या होता है, डीपोलराइजेशन में क्या होता है, ये आपको लाजमी पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ कि इस मतलब कि आपके जो कार्डिक सेल का एक्शन पोटेंशियल है उसको समझाने के लिए ये मैं एक ड्रा कर लेता हूँ आपका कार्डिक सेल, ठीक है। यानी कि ये क्या है? ये आपने समझना है कि ये आपका एक तरह से है कार्डियक सेल, यानी कि कार्डियक सेल में कोई भी सेल हो सकता है, आपका एट्रियल सेल हो सकता है या आपका एक तरह से वेंट्रिकुलर सेल हो सकता है। अब ये जो आपका कार्डियक सेल है या आपके एट्रियल सेल है या वेंट्रिकुलर सेल होता है ना, इसके ऊपर आपने याद रखना है कि इसके ऊपर मेनली आपके तीन चैनल होते हैं, आपका पंप नहीं होता। यानी कि अभी जो मैं ड्रा कर रहा हूँ ये आपके चैनल चैनल और पंप में बहुत ज्यादा फर्क होता है। तो आपने कहना है कि जो आपके कार्डिक सेल है, एट्रियल जो वेंट्रिकुलर सेल है, उसके ऊपर क्या होता है? उसके ऊपर मेनली तीन चैनल होते हैं, तीन आपके एक तरह से चैनल होते हैं।
और ये जो चैनल्स होते हैं आपने याद करना है कि ये आपके वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं। यानी कि ये जो वोल्टेज गेटेड चैनल का मतलब ये होता है कि कोई ना कोई इनको एक तरह से स्टिमुलस मिलेगी, कोई ना कोई आपका चार्ज जो है वो आएगा और इनको स्टिमुलेट करेगा, फिर ये आपके ओपन होंगे। आपने कहना है कि ये तीनों जो चैनल्स होते हैं आपके कार्डिक सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर, ये आपके वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो आपको पता है कि नॉर्मली क्या होता है कि हमारा जो सेल होता है उस सेल के बाद जो आपके सोडियम आयंस होते हैं वो सोडियम आयंस ज्यादा होते हैं, और आपका जो सेल होता है सेल के अंदर जो पोटाशियम आयंस होते हैं और पोटाशियम आयंस ज्यादा होते हैं। और इसके अलावा जो आपका सेल होता है उसके बाद जो आपके कैल्शियम आयंस होते हैं, यानी कि जो कैल्शियम आयंस होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी ज्यादा होते हैं। आपने कहना कि क्या होता है कि हमारा जो कार्डिक सेल होता है इसके अंदर तीन इंपॉर्टेंट चैनल्स होते हैं और वो आपके एक तरह से वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं। और फिर आपने कहना है कि हमारा जो कोई भी सेल है, स्पेशली हम कार्डिक सेल की बात कर रहे हैं, तो इसके बाहर आपके सोडियम आयंस और आपके कैल्शियम आयंस ज्यादा होते हैं, जबकि अंदर आपके पोटाशियम आयंस जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये आपने कहना है। अब क्या होता है कि जब भी आपके आपके जो कार्डिक सेल हैं जब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट होना होता है तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए जरूरी है कि कोई ना कोई आपको स्टिमुलस आके मिले। क्या मिले? आपको कोई ना कोई आके स्टिमुलस मिले, यानी कि कोई ना कोई सैड न्यूज वगैरह आपको मिले या अच्छी न्यूज मिले। तो जब भी आपने यहाँ से स्टेप लेना है कि जब भी आपको कोई स्टिमुलस मिलती है और आपके कार्डिक सेल ने कॉन्ट्रैक्ट होना होता है, तो ये स्टिमुलस जो होती है सबसे पहले जिस चैनल को आके ओपन करती है, ये यहाँ से आपने नोट करना है कि ये स्टिमुलस सबसे पहले आके जिस चैनल को आके ओपन करेगी वो होती है आपके वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। कौन से? ये होते हैं आपके वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं। जब भी आपके वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल इस स्टिमुलस की वजह से ओपन होते हैं तो क्या होता है कि आपका जो सेल होता है उसके अंदर जो पॉजिटिविटी होती है वो एक तरह से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आपके सोडियम आयंस क्या है, ये सोडियम आयंस आपके पॉजिटिव चार्ज है। तो आप जब भी आपकी स्टिमुलस नहीं आती तो आपके सेल के अंदर क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है? आपके सेल के ऊपर मतलब कि सेल के अंदर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। आपका सेल जो होता है वो रेस्ट के ऊपर होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके ऊपर क्या होते हैं आपके जो है, आपने याद रखना है कि इसके ऊपर होते हैं आपके सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप। आपके सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप होते हैं, जिसकी वजह से आपका क्या होता है कि सेल अंदर से नेगेटिव चार्ज होता है। हर सेल के ऊपर बहुत सारे चैनल्स भी होते हैं और बहुत सारे आपके एक तरह से सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप भी होते हैं, ठीक है। ये आपने नोट करना है। जब आपकी स्टिमुलस आती है और आपके सेल के अंदर सोडियम आयंस आ जाते हैं तो आपकी पॉजिटिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो सेल अंदर से क्या होता है कि एक तरह से पॉजिटिव चार्ज जो है, यानी कि एक तरह से अंदर से पॉजिटिव चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। जब सेल आपके अंदर से पॉजिटिव चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। क्या कहते हैं? आपके एक तरह से डीपोलराइजेशन कहते हैं। अब ये जो डी अब नॉर्मली आपने एक चीज याद रखनी है कि जो आपका जो कार्डिक सेल का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है ना, ठीक है, यानी कि आपने याद रखना है कि जो आपके कार्डिक सेल होते हैं इन कार्डिक सेल का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो आपका -85 टू -90 मिली वोल्ट होता है, ठीक है। यानी कि ये आपने नोट करना है कि आपके जो कार्डिक सेल हैं, चाहे एट्रियल सेल हैं चाहे वेंट्रिकुलर सेल है, आपने ऐसे नोट और एवी नोट को नहीं लेकर आना। आपने करेक्ट जो आपके कार्डिक सेल हैं, चाहे आपके वेंट्रिकुलर सेल हैं चाहे आपके एट्रियल सेल होते हैं ना, वो आपके क्या होते हैं, उनका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है आपके सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप की वजह से, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप की वजह से आपके कार्डिक सेल का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो आपने कहना -85 टू माइनस आपका 90 मिली वोल्ट होता है, ठीक है, 90 मिली वोल्ट होता है। जब आपके सोडियम आयंस का इनफ्लक्स होता है तो क्या होता है कि ये जो आपका -90 मिली वोल्ट है, जब -85 मिली वोल्ट है, ये तकरीबन पॉजिटिव 10 मिली वोल्ट तक पहुंच जाता है। कहाँ तक? आपका पॉजिटिव 10 मिली वोल्ट तक पहुंच जाता है। जब आपका पॉजिटिव 10 मिली वोल्ट तक आपका क्या मिल जाता है, आपका सोडियम आयंस की इनफ्लक्स होने की वजह से, यानी कि जब आपका जो -85 मिली वोल्ट है, ठीक है, वो सोडियम आयंस के इनफ्लक्स होने की वजह से जब वो पॉजिटिव 10 मिली वोल्ट तक पहुंच जाता है तो क्या होता है कि ये जो आपका सोडियम आयंस है, ये सोडियम आयंस आपका जो सोडियम चैनल है, ये सोडियम चैनल आपका क्लोज हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जो सोडियम चैनल होता है वो क्या हो जाता है, वो एक तरह से क्लोज हो जाता है, ठीक है। यानी कि सोडियम चैनल जो है वो आपने नोट करना है, ये क्लोज हो जाता है, क्योंकि जो पोटाशियम आयन जिसकी हम बात करेंगे जब वो एक तरह से ओपन हो जाता है तो फिर वो क्लोज नहीं होता, ठीक है। तो ये आपने कहना है। यानी कि अगर मैं यहाँ से आपको जो पहला स्टेप एक तरह से जो है वो जो आपकी ग्राफ है, ग्राफ से भी दिखा दूं, तो आपने कहा कि नॉर्मली क्या होता है कि हमारा जब सेल आपका कहाँ होता है, रेस्टिंग के ऊपर होता है, ठीक है। किसके ऊपर होता है? जब रेस्टिंग के ऊपर होता है तो वो उसकी जो एक तरह से जो आपके ग्राफ की जो लाइन है वो क्या होती है, वो स्ट्रेट आती है। और ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये आपको पता है ये कितना है,
ये आपका -85 या -90 मिली वोल्ट है, ठीक है। फिर क्या होता है कि जब आपके सोडियम चैनल जो है वो ओपन हो जाते हैं किसी भी स्टिमुलस की वजह से, तो क्या होता है कि आपके सेल के अंदर जो है वो पॉजिटिव आयंस आ जाते हैं, और जब आपके सेल के अंदर पॉजिटिव आयंस आ जाते हैं तो उनकी क्या होती है, उनकी डीपोलराइजेशन होती है। तो आपका जो एक तरह से जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। ये जो ग्राफ है ये आपका ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, ये आपने कहना है। और जब ये जो आपका ग्राफ है ये तकरीबन 10 मिली वोल्ट तक, यानी कि पॉजिटिव 10 मिली वोल्ट तक पहुंच जाएगा, तो क्या होता है कि आपका ये जो सोडियम चैनल है ये आपका क्लोज हो जाता है। जब ये जो सोडियम चैनल है जब ये क्लोज हो जाता है, तो ये क्या करता है, ये साथ पड़े हुए आपके जो वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल्स हैं, ठीक है, यानी कि ये साथ पड़े हुए जो वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल्स हैं, उन पोटाशियम चैनल्स को एक तरह से ओपन कर देता है। जब ये उन पोटाशियम चैनल्स को ओपन कर देगा, तो क्या होगा कि आपके सेल के अंदर जो पोटाशियम आयंस है वो तो ज्यादा है, तो अब आपके सेल से जो पोटाशियम आयंस है उनका ई फ्लक्स होगा, यानी कि वो बाहर की तरफ जाएंगे, ठीक है। जब आपके पॉजिटिव चार्ज, यानी कि आप जो आपके पोटाशियम आयंस है जब वो बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो आपके सेल के अंदर जो है वो एक तरह से दोबारा से नेगेटिव चार्ज जो है वो आपके हो जाएंगे, यानी कि आपके सेल के अंदर जब वो नेगेटिव चार्ज रह जाएंगे, तो दोबारा से आपका जो सेल होगा वो एक तरह से रीपोलराइज हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आपका जो सेल होगा वो दोबारा से रीपोलराइज हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आपने कहना है कि जब आपके सोडियम चैनल क्लोज हो जाते हैं, तो आपके वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल ओपन हो जाते हैं। जब वो ओपन हो जाते हैं तो उससे आपके जो पॉजिटिव चार्ज पोटाशियम आयंस हैं उनका ई फ्लक्स होता है, यानी कि वो बाहर की तरफ जाते हैं। जब वो बाहर की तरफ जाते हैं तो आपके सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो सेल होता है वो दोबारा से एक तरह से रीपोलराइज होता है, और आपका जो ग्राफ होता है वो थोड़ा सा नीचे आता है, ठीक है, थोड़ा सा क्या होता है आपका नीचे आता है। फिर जब आपका ग्राफ थोड़ा सा नीचे आ जाता है ना, फिर क्या होता है कि जो आपके पॉजिटिव आयंस हैं, यानी कि जो आपके पॉजिटिव आयन है पोटाशियम आयंस हैं, जब ये बाहर जा रहे होते हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या होता है कि आपके जो वोल्टेज गेटेड जो कैल्शियम चैनल्स हैं, ये कैल्शियम चैनल्स क्या हो जाते हैं आपके एक तरह से ओपन हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि आपके जो वोल्टेज गेटेड जो कैल्शियम चैनल्स हैं ये आपके ओपन हो जाएंगे। जब ये आपके एक तरह से ओपन हो जाएंगे, तो आपका इस वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स के थ्रू आपके जो कैल्शियम आयंस हैं वो आपके सेल के अंदर आ जाएंगे। जब आपके सेल के अंदर कैल्शियम आयंस बहुत ज्यादा आ जाएंगे, तो ये कैल्शियम आयंस क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो दोबारा से आपके सेल के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो मेंटेन हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि ज्यादा पॉजिटिविटी तो नहीं होगी, लेकिन आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि पोटाशियम आयंस बाहर जा रहे हैं और कैल्शियम आयंस अंदर आ रहे हैं, तो इन दोनों के दरमियान एक तरह से क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। जब इन दोनों के दरमियान जो बैलेंस हो जाएगा, तो फिर क्या होगा कि आप जो जो आपका ग्राफ होगा वो थोड़ा सा इस तरह दोबारा से स्ट्रेट हो जाएगा, इस तरह क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। ये आपने नोट करना है। अब जब आपका पहला देखिए, पहले स्टेप के अंदर जो आपके सोडियम चैनल जब आपके आपके सेल के अंदर जब सोडियम आयंस बहुत ज्यादा आ जाते थे और डीपोलराइजेशन हो जाती थी और वो 10 मिली वोल्ट तक पहुंच जाता था, तो आपके सोडियम जो चैनल्स है वो क्लोज हो जाते थे। लेकिन जब आपका पोटाशियम आयंस बाहर जाता है, तो आपका दोबारा से कैल्शियम चैनल्स भी ओपन हो जाते हैं। तो अभी तक आपके जो पोटाशियम चैनल्स हैं, अभी तक वोल्टेज गेटेड पोटेंशियम चैनल ओपन है, वो क्लोज नहीं हुआ, ठीक है, ये ओपन ही है, क्योंकि यहाँ पे एक एमसीक्यूज आता है जो मैं आपको क्लियर करवाना चाहता हूँ। तो आपका पोटाशियम चैनल जो होता है वो एक तरह से ओपन ही रहता है, ये क्लोज नहीं होता, आपका सोडियम चैनल क्लोज हो जाता है। फिर जब आपका जो कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं और आपके सेल के अंदर कैल्शियम आयंस आ जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपका ये जो कैल्शियम आयंस होते हैं ये आपके सेल के अंदर पड़े हुए जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, यानी कि जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिनके अंदर बहुत सारा पोटाशियम होता है आपके सेल के अंदर, उनको, यानी कि ये जो बाहर से कैल्शियम आया है ये आपके कार्डिक सेल के अंदर पड़े हुए जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको क्या करेगा, उसको स्टिमुलेट करेगा। जब उसको स्टिमुलेट करेगा तो इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो पड़े हुए कैल्शियम आयंस है उसको बाहर रिलीज करवाएगा, आपके सेल के अंदर रिलीज करवाएगा। और ये जो कैल्शियम है, ठीक है, ये जो कैल्शियम है ये क्या करवाएगा, ये आपके सेल की कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, आपके सेल की क्या करवाएगा, एक तरह से कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, आपके सेल की जो एक्टिविटी है उसको इंक्रीज करवाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपके जो कार्डिक सेल हैं उनकी एक तरह से कॉन्ट्रैक्टिलिटी के लिए और आपके सेल के बाहर से कैल्शियम का आना बहुत जरूरी है। जब आपके सेल के बाहर से कैल्शियम आयंस आ जाएगा, ये कैल्शियम आयंस आपके सेल के अंदर पड़े हुए जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उससे जो पहले कैल्शियम स्टोर हुआ पड़ा है उसको रिलीज करवाएगा। ये कैल्शियम आयंस आपके क्या करवाएगा, आपका जो सेल होता है, ठीक है, आपकी जो कार्डिक सेल उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी करवाता है, उसकी एक तरह से जो मूवमेंट है, ठीक है, उसको इंक्रीज करवा देता है, ठीक है, ये आपने याद करना है। अब इसको हम कहते हैं कैल्शियम इंड्यूस्ड कैल्शियम रिलीज, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं,
कैल्शियम इंड्यूस्ड कैल्शियम रिलीज, यानी कि बाहर से कैल्शियम आया, उसने अंदर से पड़े हुए जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो कैल्शियम था उसको रिलीज करवाया, फिर इस कैल्शियम ने आपके सेल की कॉन्ट्रैक्शन करवा दी। ठीक है, ये आपने लाजमी याद करना है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी है, यानी कि जब आपके पोटाशियम आयंस बाहर जा रहे होते हैं तो नॉर्मली आपके दो पोटाशियम आयंस बाहर जा रहे होते हैं ना, यानी कि आपके दो पोटाशियम आयंस बाहर जा रहे होते हैं, तो आपका क्या होता है कि आपका सिर्फ एक कैल्शियम आयंस जो होता है वो अंदर आ रहा होता है, ऐसे ही है ना, यानी कि दो पोटाशियम आयंस बाहर जा रहे हैं और आपके सिर्फ एक कैल्शियम आयंस अंदर आ रहा है। ठीक है, अब क्योंकि एक सिर्फ कैल्शियम आयंस अंदर आ रहा है, दो पोटाशियम आयंस बाहर जा रहे हैं, तो जो इस कंडीशन के अंदर भी आपकी जो सेल होता है उसको रीपोलराइज होना चाहिए, ऐसे ही है ना, यानी कि उसको नेगेटिव की तरफ जाना चाहिए, अंदर आपको नेगेटिविटी होनी चाहिए। और ये जो आपका जो मैंने स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बनाई है, ठीक है, यानी कि ये जो मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई है इसको तो नीचे आ जाना चाहिए था, क्योंकि आपके एक कैल्शियम आयन जो है वो अंदर आ रहा है और दो पोटाशियम आयन जो है वो बाहर जा रहे हैं। तो आपने कहना है कि इसमें क्या होता है कि आपका जो कैल्शियम आयंस होते हैं, ठीक है, यानी कि दो जो आपके जो कैल्शियम आयंस होते हैं वो आपके एक तरह से क्या होते हैं कि वो डाई कैटोइंस होते हैं। ठीक है, यानी कि जो आपके कैल्शियम आयंस होते हैं उनके अंदर उनके ऊपर जो है वो दो पॉजिटिव आयंस होते हैं जिसको हम कहते हैं डाई कैटोइन, जबकि जो आपका पोटाशियम आयंस होता है उसके अंदर उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है जिसको हम कहते हैं आपके एक तरह से मोनोकैटाइन, क्या कहते हैं, मोनोकैटाइंस कहते हैं। तो इसलिए आपने कहना है कि अगर मतलब कि आपके सेल के अंदर एक कैल्शियम तो आ रहा है लेकिन वो डाई कैटोइन है, उसके ऊपर दो मतलब के पॉजिटिव चार्ज है, और आपका जो पोटाशियम आयन है वो बाहर तो जा रहा है लेकिन उसके ऊपर एक चार्ज है मोनोकैटाइन है, इसकी वजह से आपका पोटाशियम आयन और कैल्शियम के दरमियान बैलेंस हो जाता है और आपका जो ग्राफ होता है वो यहाँ पे स्ट्रेट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपने कहना है। फिर जब आपका जो सेल होता है, ठीक है, जब आपके कार्डिक सेल की एक तरह से जो है वो एक तरह से कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, उसकी प्रॉपर से एक तरह से डीपोलराइजेशन हो जाती है, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि ये जो आपके कैल्शियम चैनल्स हैं, ये कैल्शियम चैनल आपके क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, जो आपके कैल्शियम चैनल्स हैं ये आपके क्लोज हो जाते हैं, लेकिन अभी भी आपके जो पोटाशियम आयंस हैं वो ओपन ही है, वो क्लोज नहीं होते। तो क्या होता है कि जब आपके कैल्शियम चैनल्स ओपन, आपके कैल्शियम चैनल क्लोज हो जाते हैं और पोटाशियम चैनल ओपन ही रहते हैं, तो आपका जो नेगेटिव चार्ज, आपके पॉजिटिव चार्ज है वो बाहर जाते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो एक वक्त आता है तो आपके पूरे सेल के अंदर जो है वो नेगेटिव चार्ज जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। जब आपके सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं तो आपका जो ग्राफ होता है वो फिर से नीचे आ जाता है। ठीक है, आपका जो ग्राफ होता है वो नीचे आ जाता है और दोबारा से रेस्टिंग आपके जो है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। देखो यहाँ पे मैं एक तरह से दोबारा से लिख देता हूँ। आपने कहना है कि जो आपका क्या होता है कि जो फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है, यानी कि स्टेप वन के ऊपर क्या होता है अभी आपको समझ आ जाएगी। स्टेप वन के ऊपर ये होता है कि आपकी एक स्टिमुलस आती है, ठीक है, यानी कि एक आपकी स्टिमुलस आती है और स्टिमुलस के दौरान वो स्टिमुलस क्या करती है, आपकी जो वोल्टेज गेटेड जो आपके सोडियम चैनल है उन सोडियम चैनल को क्या करती है, ओपन करती है। जब वो सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं तो आपके सेल के अंदर जो सोडियम आयंस का है, यानी कि आपके सेल के अंदर जो सोडियम आयंस है उन सोडियम आयंस का क्या होता है, इनफ्लक्स होता है। ठीक है, आपके सेल के अंदर जो सोडियम आयंस है उनका इनफ्लक्स होता है। जब आपके सेल के अंदर सोडियम आयंस का इनफ्लक्स होता है तो आपके सेल के अंदर सोडियम आयंस जो है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जब सोडियम आयंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो आपका जो सेल होता है वो अंदर से पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, अंदर से पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, जिसको हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। क्या कहते हैं, डीपोलराइजेशन कहते हैं। अब इस दौरान क्या होता है कि जो आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, यानी कि आपका जो कार्डिक सेल है जिसका नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -85 मिली वोल्ट था, वो आपके सोडियम चैनल के ओपन होने की वजह से 10 मिली वोल्ट तक, यानी कि +10 मिली वोल्ट तक पहुंच जाता है। जब आपका कार्डियक सेल अंदर से सोडियम चैनल के ओपन होने की वजह से +10 मिली वोल्ट तक पहुंच जाता है, तो उस वो क्या करता है, वो आपके इन सोडियम चैनल को क्लोज कर देता है, इन सोडियम चैनल को क्या करता है, क्लोज कर देता है। ठीक है, फिर क्या होता है कि स्टेप टू आ जाता है। स्टेप टू के ऊपर आपने कहना है कि इस दौरान क्या होता है कि जो आपका सोडियम चैनल क्लोज हो जाता है, ठीक है, सोडियम चैनल क्लोज हो जाता है और आपकी जो वोल्टेज गेटेड जो पोटाशियम चैनल्स हैं, ठीक है, यानी कि जो पोटाशियम चैनल्स हैं वो ओपन हो जाते हैं। जब वो ओपन हो जाते हैं तो आपके सेल से जो पॉजिटिव चार्ज जो पोटाशियम आयंस होते हैं उनका क्या होता है, उनका ई फ्लक्स होता है, यानी कि वो बाहर की तरफ जाते हैं। जब वो बाहर की तरफ जाते हैं तो आपके सेल के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, आपके सेल के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव आयंस जो है या नेगेटिव चार्ज है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जब आपके सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो इसको हम कहते हैं रीपोलराइजेशन। और जब आपकी रीपोलराइजेशन होती है तो रीपोलराइजेशन के ऊपर आपका जो सेल होता है वो एक तरह से इनहिबिट हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, एक तरह से इनहिबिट हो जाता है, ये आपने कहना है।
जब आपका ये पोटाशियम चैनल एक तरह से मतलब कि बाहर आपके जब पोटाशियम चैनल ओपन होता है स्टेप 2 के ऊपर और आपका पोटाशियम आयंस का इफ्लक्स होने लगता है, तो अब क्या करता है इस आपके पोटाशियम चैनल्स को, आपके पोटाशियम आयंस को, ठीक है, आपके पोटाशियम आयंस को बैलेंस करने के लिए क्या होता है कि आपके वोल्टेज गेटेड जो कैल्शियम आयंस होते हैं, जो सॉरी वोल्टेज गेटेड जो कैल्शियम चैनल्स होते हैं वो आपके ओपन हो जाते हैं। जब वो ओपन हो जाते हैं तो आपके जो कैल्शियम आयंस होते हैं ये डाई कैटोइन होते हैं। ये क्या होते हैं? ये आपके डाई कैटोइंस होते हैं और आपके सेल के अंदर जो कैल्शियम जो है वो बहुत ज्यादा आ जाता है, ठीक है। कैल्शियम जब बहुत ज्यादा आ जाएगा तो आपका एक तरफ से तो पोटाशियम बाहर जा रहा है और दूसरी तरफ आपका जो कैल्शियम आइंस है वो आपके सेल के अंदर आ रहा है, तो इनके दरमियान बैलेंस हो जाता है। जब इनके दरमियान बैलेंस आ जाता है तो आपके जो फेज आपका जो ग्राफ होता है, ग्राफ के ऊपर क्या होता है कि आपकी एक तरह से स्ट्रेट लाइन आ जाती है। अब वो स्ट्रेट लाइन कौन सी आती है वो अभी हम पढ़ते हैं, ठीक है। सिर्फ आपने एक मैकेनिज्म समझना है। ये जो कैल्शियम जब आपके सेल के अंदर आ जाता है, ये क्या करते हैं आपके सेल के अंदर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यानी कि जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो कैल्शियम स्टोर हुआ पड़ा है, ठीक है, उस कैल्शियम जो स्टोर हुआ पड़ा है उस कैल्शियम को बाहर रिलीज करवाता है, ठीक है, उस कैल्शियम को क्या करता है बाहर रिलीज करवाता है। और जब ये स्टोर कैल्शियम आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर रिलीज हो जाएगा तो ये आपके सेल की कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, आपके सेल की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है उसको इंक्रीज करवाएगा, ठीक है। फिर जब आपके सेल की पूरी कॉन्ट्रैक्टिलिटी हो जाती है, ठीक है, तो आपका क्या होता है कि आपका जो ये वाला कैल्शियम चैनल है, ये कैल्शियम चैनल आपके क्लोज हो जाते हैं। जब आपके कैल्शियम चैनल क्लोज हो जाते हैं तो आपका जो पोटाशियम चैनल है ये बंद नहीं होता, ये अभी तक ओपन ही है, ठीक है, ये बंद नहीं होता, ये अभी तक ओपन ही है। तो फिर क्या होता है कि आपका जो है वो बहुत जल्दी से, ठीक है, अब बहुत ही जल्दी से आपके जो पोटाशियम जो आयंस है वो पोटाशियम आयंस उनका इफ्लक्स होगा, वो दोबारा से बाहर जाते रहेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके सेल के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। जब आपके सेल के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं आपकी रीपोलराइजेशन, यानी कि दोबारा से आपकी रीपोलराइजेशन हो जाएगी और आपका जो सेल होगा वो दोबारा से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के ऊपर आ जाएगा, यानी कि वो दोबारा से -85 मिलीवोल्ट तक आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने नोट करना है कि इसके अंदर सारा मैकेनिज्म क्या हो रहा होता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, ठीक है, जब आपका सेल जो होता है जब वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के ऊपर होता है और वो -85 मिलीवोल्ट या आपका -90 मिलीवोल्ट के ऊपर होता है, तो इसको हम कहते हैं ये आपका फेज 4 होता है, ठीक है। यानी कि आपने ये भी लिखना है कि जब आपका कार्डिक सेल जो होता है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के ऊपर होता है, बिल्कुल रेस्ट के ऊपर होता है, तो उसको हम कहते हैं फेज 4, ठीक है। और आपसे कोई पूछे कि ये फेज 4 कौन मेंटेन करता है, तो आपने कहना है कि जो आपका क्या होता है, जो सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप होते हैं, ठीक है, यानी कि जो आपके सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपके फेज 4 को मेंटेन करते हैं, ठीक है। यानी कि आपका सारे का सारा जो जो नेगेटिव चार्ज है वो एक तरह से बाहर जाता है, आपके सोडियम आपके सॉरी पॉजिटिव चार्ज बाहर जाता है और आपके सेल के अंदर नेगेटिविटी आ जाती है, जिसकी वजह से आपका जो सेल होता है वो वापस से रेस्टिंग मेम्ब्रेन के ऊपर आ जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब आपका जो स्टेप 1 होता है उस स्टेप 1 में क्या होता है कि जो आपका जो है वो डीपोलराइजेशन होती है, ठीक है, यानी कि जो ऊपर की तरफ ग्राफ जा रहा है इसमें आपकी डीपोलराइजेशन होती है। अब डीपोलराइजेशन में क्या होता है, इसमें जनाब आपके जो सोडियम आइंस है, ठीक है, यानी कि जो आपके सोडियम आइंस है उनका इनफ्लक्स होता है, वो आपके सेल के अंदर आ जाते हैं। और जब आपका सेल आपके सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं किसी भी स्टिमुलस की वजह से, यानी कि जब स्टिमुलस आती है और आपके सोडियम आयन जो है वो अंदर आ जाते हैं, इन्फ्लक्स होती है और आपकी डीपोलराइजेशन होती है, तो आपने कहना है कि इस फेज के ऊपर, इस फेज को हम कहते हैं फेज 0, ठीक है। क्या कहते हैं? फेज 0। आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि आपका जो कार्डियक सेल है, आपका जो कार्डियक सेल है वो कब आपका डीपोलराइज होता है या किस फेज के ऊपर डीपोलराइज होता है, तो आपने कहना है फेज 0 के ऊपर। फिर वो पूछते हैं कि फेज 0 के ऊपर आपका जो कार्डियक सेल है जब वो डीपोलराइज होगा तो उसको कौन डीपोलराइज कर रहा होता है, तो आपने कहना है सोडियम का इनफ्लक्स। जब आपका सोडियम आयन आपके सेल के अंदर आएगा तो वो आपका क्या होता है, डीपोलराइजेशन होती है, जिसको हम कहते हैं फेज 0 कहते हैं, ठीक है जी, आपने कहना है। फिर क्या होता है कि एक टाइम आता है कि जो आपका जो कार्डिक सेल है वो अंदर से 10 मिली वोल्ट तक पहुंच जाता है, यानी कि पॉजिटिव 10 मिली वोल्ट तक पहुंच जाता है, तो आपका जो कार्डिक सेल है उसके ऊपर जो आपके सोडियम चैनल है वो क्लोज हो जाते हैं। जब सोडियम चैनल क्लोज हो जाते हैं तो आपके जो पोटाशियम चैनल्स हैं वो ओपन हो जाते हैं। जब पोटाशियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं तो आपके जो पोटाशियम आयंस हैं उन पोटाशियम आयंस का इफ्लक्स हो जाता है, पोटाशियम आयंस आपके सेल से बाहर जाते हैं। जब पोटाशियम आयंस आपके सेल के बाहर जाते हैं तो आपके पोटाशियम आयन जो है
जब वो बाहर जाते हैं तो अंदर से क्या हो जाती है, अंदर नेगेटिव चार्ज जो है वो ज्यादा हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं रीपोलराइजेशन। ठीक है, क्या होती है, अंदर से रीपोलराइजेशन होती है। और इसको आपने याद करना, इसको हम कहते हैं इनिशियल रीपोलराइजेशन। क्या कहते हैं, आपकी इनिशियल रीपोलराइजेशन। क्योंकि रीपोलराइजेशन मतलब कि दो स्टेप के ऊपर होती है। तो जब आपकी इनिशियल रीपोलराइजेशन होगी, उसमें आपके सिर्फ पोटाशियम, आपके क्या होंगे, सोडियम चैनल क्लोज हो जाएंगे, पोटाशियम चैनल ओपन होंगे, पोटाशियम आयंस का ई फ्लक्स होगा। ठीक है, तो ये आपने कहना है कि आपकी क्या होती है, इनिशियल रीपोलराइजेशन होती है, और ये आपके पोटाशियम आयंस का इफ्लक्स होता है। और जब आपकी इनिशियल रीपोलराइजेशन होती है ड्यू टू पोटाशियम आयंस इफ्लक्स, इस फेज को हम कहते हैं फेज वन। ठीक है, क्या कहते हैं, फेज वन कहते हैं। ये आपने लाजमी याद करना है कि आपके फेज वन के अंदर क्या होता है, इनिशियल रीपोलराइजेशन होती है। आपके क्या होता है, जो वोल्टेज गेटेड जो सोडियम चैनल होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, जबकि वोल्टेज गेटेड जो आपके पोटाशियम चैनल्स हैं वो ओपन हो जाते हैं। ठीक है, ये आपने कहना है। फिर आपने कहना है कि जब आपके सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं, सॉरी, जब आपके पोटाशियम चैनल ओपन हो जाते हैं, उनसे जो पोटाशियम आयन है जब वो बाहर जाने लगता है, तो क्या होता है कि आपके दोबारा से जो कैल्शियम चैनल्स हैं, ठीक है, यानी कि जो कैल्शियम चैनल्स हैं वो ओपन हो जाते हैं। जब कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं तो आपके कैल्शियम आयंस का इनफ्लक्स होता है, आपके सेल के अंदर कैल्शियम आयंस ज्यादा आ जाते हैं। जब कैल्शियम आयंस ज्यादा आ जाते हैं, ठीक है, तो आपके क्या होता है कि इसी फेज के ऊपर दो जो पोटाशियम आयंस होते हैं उनका ई फ्लक्स हो रहा होता है। यानी कि आपका क्या होता है कि जो हम दोबारा फेज डिस्कस कर रहे हैं इसके ऊपर आपने कहना है कि आपके जो है वोल्टेज गेटेड जो कैल्शियम चैनल्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। जब वो ओपन हो जाते हैं तो ये डाई कैटॉइंस होते हैं, तो ये मतलब इनका इनफ्लक्स होता है। और उसी दौरान आपके पोटाशियम चैनल्स अभी तक ओपन होते हैं, उनके थ्रू क्या होता है कि आपके दो पोटाशियम आयंस का इफ्लक्स होता है, वो बाहर की तरफ जा रहे होते हैं। ठीक है, तो आपके इन दो आपके चैनल्स हैं, यानी कि ये जो आपके दोनों आयंस हैं इनके दरमियान एक बैलेंस हो जाता है। ठीक है, जब बैलेंस हो जाता है तो आपका जो ग्राफ होता है उसकी स्ट्रेट लाइन आ जाती है, इस तरह आपकी स्ट्रेट लाइन आ जाती है। तो इस स्ट्रेट लाइन को हम कहते हैं प्लेटू फेज। ठीक है, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, आपका एक तरह से प्लेटू फेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई पूछे कि आपका जो कार्डियक ग्राफ है, कार्डियक सेल की जो एक्शन पोटेंशियल है, वहां पे प्लेटू फेज आता है। तो प्लेटू फेज जो होता है उस फेज को मतलब कि क्या कहते हैं, यानी कि वो कौन सा फेज होता है, आपने कहना है एक तो ये होता है फेज टू, यानी कि फेज टू के ऊपर आपका प्लेटू फेज आता है। फिर वो पूछते हैं कि प्लेटू फेज क्यों आते हैं, आपने कहना है कि पोटाशियम, आपके दो पोटाशियम आयंस का इफ्लक्स होता है, एक आपके कैल्शियम आयंस का इनफ्लक्स होता है। ठीक है, जिसकी वजह से इनके दरमियान बैलेंस हो जाता है, तो आपका जो प्लेटू फेज आ जाता है। और इसी दौरान प्लेटू फेज के ही दौरान आपका जो कैल्शियम आयंस होता है वो आपके सेल के अंदर आ जाता है, और कैल्शियम इंड्यूस कैल्शियम रिलीज होता है, यानी कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आपका कैल्शियम आयंस रिलीज होता है और वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी करवा रहा होता है। यानी कि प्लेटू फेज के अंदर आपके सेल के अंदर जब वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी, यानी कि उसकी एक तरह से जो आपकी जो सेल होता है वो अंदर से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, ये आपने लाजमी नोट करना है। फिर आते हैं, जब आपका सेल जो होता है वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, उसकी जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है ये पूरा से एक तरह कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो आपका जो कैल्शियम चैनल होता है वो क्लोज हो जाता है। जब आपका कैल्शियम चैनल क्लोज हो जाता है तो आपका सिर्फ और सिर्फ अभी तक जो आपका पोटाशियम चैनल है वो ओपन ही रहता है। जब पोटाशियम चैनल ओपन ही रहता है तो इसके थ्रू क्या होता है कि आपकी जो पोटाशियम आयंस होता है उसका सिर्फ ई फ्लक्स रहता है, यानी कि पोटाशियम आयंस बाहर की तरफ जाता है। जब पोटाशियम आयंस आपकी बाहर की तरफ जाएगा तो सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं रीपोलराइजेशन। क्या होता है कि आपके एक तरह से रीपोलराइजेशन दोबारा से हो जाएगी, और इसको हम कहते हैं आपकी फाइनल रीपोलराइजेशन, या इसको हम कहते हैं फाइनल रिपोलराइजेशन भी कहते हैं, और इसको हम एक तरह से जो है वो रैपिड रिपोलराइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि रैपिड रिपोलराइजेशन या फाइनल रिपोलराइजेशन क्यों कहेंगे, क्योंकि रैपिड इस वजह से कहेंगे कि अब आपका सिर्फ पोटाशियम चैनल ही ओपन है। जब पोटाशियम चैनल ही ओपन है तो बहुत तेजी के साथ पोटाशियम आयंस बाहर जाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से आपके सेल के अंदर जो है वो एक तरह से बहुत जल्दी से नेगेटिव आयंस जो है वो ज्यादा हो जाएंगे, और आपका जो पोटाशियम चैनल है वो तो ऑलरेडी क्लोज हो चुका होता है। तो आपने कहना है कि जब आपका पोटाशियम चैनल जो है वो क्लोज हो जाते हैं, आपका सिर्फ और सिर्फ आपके पोटाशियम चैनल जो है वो ओपन ही रहता है। जब कैल्शियम चैनल क्लोज हो जाते हैं आपके सिर्फ पोटाशियम चैनल ही ओपन रहता है, जिसकी वजह से पोटाशियम आयंस का इफ्लक्स होता है, आपकी रैपिड रिपोलराइजेशन या फाइनल रिपोलराइजेशन होती है। और इसमें क्या होता है कि आपका क्या होता है, आपका फेज थ्री होता है। ठीक है, फेज थ्री। और जब आपका फेज थ्री आपका दोबारा कंप्लीट हो जाता है तो आपका जो सेल होता है, ठीक है, वो दोबारा से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के ऊपर आ जाता है, यानी कि दोबारा से -85 मिली वोल्ट के ऊपर आ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम फेज फोर कहते हैं। क्या कहते हैं, फेज फोर कहते हैं। तो ये आपने लाजमी और लाजमी नोट करना है, ठीक है, कि इसके अंदर क्या सारा सीन हो रहा होता है।
अब ये जो आपका ये मैंने आपको एक्शन पोटेंशियल बताया है, ये आपको लाजमी और लाजमी आने चाहिए हर स्टेप के ऊपर, कि हर स्टेप के ऊपर जो है वो क्या हो रहा होता है। इसमें आपने जो चीजें याद करनी है कि आपका जो सेल होता है उसमें जो है वो कौन से चैनल्स होते हैं, वो चैनल्स कब कब ओपन होते हैं, और उसके अंदर कौन कौन सा फेज हो रहा होता है। ठीक है, यानी कि आपने कहना है 3 इंपॉर्टेंट चैनल्स होते हैं, वो आपके सोडियम चैनल, आपका पोटाशियम चैनल और कैल्शियम चैनल। इनिशियली आपका सोडियम चैनल ओपन होता है। जब आपका सोडियम चैनल ओपन होता है तो आपके सेल के अंदर सोडियम आयंस आते हैं, आपकी डीपोलराइजेशन होती है, आपका सेल अंदर से 10 मिली वोल्ट तक पहुंच जाता है। जब वो 10 मिली वोल्ट तक पहुंच जाता है तो क्या होता है कि जो आपका सेल जो होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा एक तरह से पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। तो आपका जो है वो जो ग्राफ होता है वो ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, जो ग्राफ होता है वो आपका ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, और जब आपका ग्राफ इनिशियली ऊपर की तरफ जाता है इसको हम कहते हैं फेज जीरो, और वो आपके सोडियम के इनफ्लक्स की वजह से होता है। ठीक है, जब वो 10 मिली वोल्ट तक पहुंच जाता है तो आपका क्या होता है कि आपके ये सोडियम चैनल क्लोज हो जाते हैं और आपके पोटाशियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो है वो पॉजिटिव चार्ज पोटाशियम आइंस बाहर जाते हैं। आपकी इनिशियल रीपोलराइजेशन होती है जिसको हम कहते हैं फेज वन। ठीक है, क्या कहते हैं, फेज वन कहते हैं। फिर आपने कहना है कि जब आपका पोटाशियम आयन जो है वो बाहर जाने लगता है तो क्या करते हैं, उसको बैलेंस करने के लिए आपके जो है वो कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं। जब कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं तो आपके सेल के अंदर कैल्शियम आयंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जब ये कैल्शियम आयंस और आपके पोटाशियम आयंस के दरमियान बैलेंस हो जाता है तो आपका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट आ जाता है, जिसको हम कहते हैं फेज टू कहते हैं, और जी इसमें प्लेटू फेज होता है। और इसी दौरान जब आपके कैल्शियम इसी प्लेटू फेज के दौरान जब आपका कैल्शियम आयंस अंदर आता है, ये कैल्शियम आयंस आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो कैल्शियम आयंस पड़े हैं उनको रिलीज करवाता है, जो ये आपकी कॉन्ट्रेक्टिलिटी करवाता है आपके सेल की। तो प्लेटो फेज के दौरान ही आपके सेल की कॉन्ट्रेक्टिलिटी हो रही होती है। जब आपका सेल पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो आपका जो है वो कैल्शियम चैनल क्लोज हो जाता है, लेकिन पोटाशियम चैनल अभी भी ओपन होता है, जिसकी वजह पोटाशियम आयन जो है वो बाहर जाता है। आपका सिर्फ आपका जो फेज थ्री होता है इस दौरान आपका सिर्फ पोटाशियम चैनल जो है वो ओपन रहता है, बहुत जल्दी के साथ आपका पोटाशियम आयंस बाहर जाता है, जिसको हम कहते हैं रैपिड रीपोलराइजेशन या आपकी फाइनल रीपोलराइजेशन कहते हैं। जब आपका जो है पोटाशियम आयन बहुत ज्यादा बाहर चला जाएगा तो वो वापस से आपके रेस्टिंग मेम्ब्रेन के ऊपर आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं फेज फोर या आपकी -85 मिली वोल्ट। ठीक है, ये आपने लाजमी याद करना है। अब देखें इस स्टेप के ऊपर अगर आप गौर करो तो आपका जो सोडियम चैनल था वो सिर्फ आपके फेज जीरो के ऊपर ओपन हुआ था, फिर वो क्लोज हो गया था, ऐसे ही है ना। सिर्फ वो फेज जीरो के ऊपर क्लोज आपका ओपन हुआ था, फिर वहां पे एक तरह से क्लोज हो गया था। लेकिन आपका जो पोटाशियम चैनल है, ठीक है, यानी कि जो आपका पोटाशियम चैनल है वो आपका फेज वन पे भी ओपन रहा था, यानी कि फेज वन पे ओपन रहा था। ठीक है, फिर वो जब आपका एक तरह से जो प्लेटू फेज हुआ है वहां पर भी ओपन था, यानी कि जो आपका फेज टू था फेज टू के ऊपर भी ओपन था। फिर जो आपका पोटाशियम चैनल है वो आपका फेज थ्री के ऊपर भी ओपन था। ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसा चैनल, ठीक है, कोई भी ऐसा चैनल, ठीक है, जो एक दफा जो है वो ओपन हो जाए और वो उस वक्त तक ओपन रहे जब तक आपका सेल जो है वो वापस अपने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के ऊपर ना आ जाए, तो उसको हम कहते हैं आपका लीकी चैनल। ठीक है, यानी इसको हम क्या कहते हैं, लीकी चैनल कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि लीकी चैनल क्या है, आपने कहना कि कोई भी ऐसा चैनल जब वो ओपन होता है तो वो उस वक्त तक ओपन रहता है जब तक आपका कोई भी सेल अपनी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के ऊपर ना आ जाए। तो आपका पोटाशियम चैनल आप देख रहे हैं कि ये फेज वन के ऊपर ओपन हुआ था, इसने इनिशियल रिपोलराइजेशन भी करवाई, इसने जो है वो प्लेटो फेज भी करवाया कैल्शियम के साथ मिलकर, इसने जो है वो फेज थ्री के ऊपर रैपिड या फाइनल रिपोलराइजेशन भी करवाई। और जहां तक आपका जो सेल है वो दोबारा से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के ऊपर आ गया। तो अब जो है यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लिखते हैं और वो एमसीक्यूज आपको लाजमी और लाजमी आने चाहिए। यहाँ पे जो एमसीक्यूज पूछते हैं कि वो कहते हैं कि जो आपकी क्या होती है, जो डीपोलराइजेशन होती है, यानी कि जो आपके कार्डियक सेल की, ठीक है, यानी कि जो कार्डियक सेल की जो डीपोलराइजेशन होती है वो किस वजह से होती है, यानी कि डीपोलराइजेशन ऑफ कार्डियक सेल, जो कि कार्डियक सेल होते हैं इनकी डीपोलराइजेशन किस वजह से होती है। तो आपने कहना कि जब भी सोडियम आयंस का इनफ्लक्स होता है उस वजह से आपकी क्या होती है, आपके सेल की डीपोलराइजेशन होती है। फिर वो पूछते हैं कि इसका कौन सा फेज होता है, आपने कहना फेज जीरो के ऊपर होता है। फिर वो पूछते हैं कि कौन सा ऐसा, अच्छा यहाँ तक बस यही इंपॉर्टेंट है कि यानी कि आपके कार्डिक सेल की डीपोलराइजेशन कौन से आपके चैनल की वजह से होती है या कौन से सेल के इनफ्लक्स होने की वजह से होती है। तो आपने कहना है सोडियम चैनल के इनफ्लक्स होने की वजह से। फिर वो आपसे पूछते हैं कि आपका जो प्लेटू फेज है, ठीक है, यानी कि जो आपका प्लेटू फेज है उस प्लेटू फेज को कौन मेंटेन करता है। ठीक है, तो
आपने कहना कि जो प्लेटो फेज होता है ना, वो मेनली तो आपका क्या होता है कि जब आपका कैल्शियम आयंस का इन्फ्लक्स होता है, जब आपके कैल्शियम आयंस का इन्फ्लक्स होता है, उसके ऊपर आपका प्लेटो फेज होता है। लेकिन आपने कंप्लीट याद रखना है कि आपके कैल्शियम आयंस का इन्फ्लक्स होता है और पोटाशियम आयंस का इफ्लक्स होता है। यानी कि आपका इस दौरान क्या होता है कि आपके कैल्शियम आयंस का इन्फ्लक्स हो रहा होता है और पोटाशियम आयंस का आपका इफ्लक्स हो रहा होता है। तो ये आपका प्लेटो फेज आ जाता है। फिर आपने कहना जो प्लेटो फेज होता है, ये कौन सा फेज होता है? आपने कहना जो फेज 2 होता है, इसको हम प्लेटो फेज कहते हैं। फिर आपने कहना प्लेटो फेज एक ऐसा फेज है जिसमें आपके हार्ट की जो अंदर से कॉन्ट्रैक्टिलिटी हो रही होती है। क्योंकि अभी मैं आपको जो है वो इसकी कुछ इंपॉर्टेंस भी बताऊंगा जो आपको पता होनी चाहिए। आपने कहना प्लेटो फेज जो है वो कौन मेंटेन करता है? आपने कहना कि पोटाशियम आयंस का ई फ्लक्स और कैल्शियम आयंस का इनफ्लक्स, इन दोनों के दरमियान जब ये चीजें होती है तो ये आपका फेज 2 होता है और ये प्लेटो फेज मेंटेन करता है। अगर आपसे कोई पूछे कि मेन ऐसा कौन सा चैनल है, ये मेन ऐसा कौन सा जो है वो आयंस है जो प्लेटो फेज को मेंटेन करता है, तो आपने कहना कि इनफ्लक्स ऑफ द कैल्शियम आयंस, कि इनफ्लक्स ऑफ द कैल्शियम आयंस आपके प्लेटो फेज को मेन मेंटेन करता है। ठीक है जी, आपने कहना है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज आता है कि आपके जो कार्डिक सेल है, ठीक है, आपके जो कार्डिक सेल है इसके अंदर लीकी चैनल कौन सा है, यानी कि लीकी चैनल इन द कार्डिक सेल, कि आपके लीकी चैनल इन कार्डिक सेल, कि आपके कार्डिक सेल के अंदर जो वो लीकी चैनल कौन से हैं? तो मैंने अभी आपको बताया कि आपके जो पोटाशियम चैनल्स होते हैं, ये पोटाशियम चैनल्स आपके लीकी चैनल होते हैं और ये आपके जब ये ओपन हो जाते हैं तो ये मतलब कि एक तरह से जब तक आपका सेल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के ऊपर नहीं आता तो ये हमेशा ओपन ही रहते हैं। तो ये आपने लाजमी और लाजमी नोट करना है कि ये सारी चीजें क्या होती हैं। अब हम आते हैं इसमें जो है वो कुछ और चीजें भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो जब भी आपको क्या होता है कि यानी कि जो आपका ये कार्डिक सेल हमने पढ़ा है, यानी कि ये आपका एक्शन पोटेंशियल ऑफ कार्डिक सेल हमने पढ़ा है, इसकी जो है वो इंपॉर्टेंस क्या है? देखो जब भी आपको अरिदमिया होता है, ठीक है, आपको क्या होता है कि आपको पता है कि हम अरिदमियास वगैरह पढ़ेंगे, तो अरिदमियास में क्या होता है कि आपका जो सेल होता है वो मतलब कि वो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं कर रहा होता है, लेकिन आपकी जो हार्ट रेट की जो एक तरह से हार्ट रेट जो होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। यानी कि जो अरिदमियाज होते हैं इस दौरान क्या होता है, इस दौरान जो आपका जो सेल होता है इसका जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो बहुत तेजी के साथ आता है। यानी कि नॉर्मल जो होता है वो एक तरह से इस तरह आता है ना, ठीक है, यानी कि जो नॉर्मल आपका क्या होता है कि जो नॉर्मल आपके सेल का जो यानी कि अगर हम ग्राफ ड्रा करें, जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो आपका इस तरह आता है, फिर नीचे आता है, फिर इस तरह जाता है, फिर नीचे आता है। लेकिन जो अरिदमिया होते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो आपका एक्शन पोटेंशियल होता है जो आपका वो बहुत ज्यादा आ जाता है, वो बहुत तेजी के साथ आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे जब आपके पेशेंट को अरिदमियाज आएंगे तो हम क्या करेंगे, जब उसका जो एक्शन पोटेंशियल है वो बहुत जल्दी से क्रिएट हो रहा है, एक्शन पोटेंशियल बहुत जल्दी से हो रहा है, तो हम कुछ ऐसी ड्रग्स दे देंगे जो क्या करेंगी, इन डिफरेंट चैनल्स के ऊपर एक्ट करेगी। यानी कि ये जो डिफरेंट चैनल्स हम बनाए हैं, ये डिफरेंट फेज हमने ड्रा किए हैं, इसके ऊपर एक्ट करेंगी तो आपके जो सेल्स होंगे, ठीक है, आपके जो चैनल्स होंगे, इनको क्या करेंगी, इनको एक तरह से इनिबिट कर देंगी। जब इनको इनिबिट करेंगी तो आपके जो सेल्स होंगे या तो इनका इन्फ्लक्स आपके जो सेल के अंदर जो जो चार्जेस हैं या तो इनका इनफ्लक्स नहीं होगा या तो ई फ्लक्स नहीं होगा, तो आपका जो एक तरह से जो जो बहुत तेजी के साथ एक्शन पोटेंशियल हो रहा है वो एक तरह से थोड़ा सा डिले हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपने कहना कि अरिथमियास के अंदर क्या होता है कि आपका जो कार्डियक सेल का जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो बहुत तेजी के साथ आ रहा होता है। हमने कुछ ऐसी ड्रग्स दे देनी है जिसको कहते हैं एंटी अरिथमिक ड्रग्स, वो क्या करेंगी, इन डिफरेंट चैनल्स को जाके एक तरह से इनिबिट करेंगी, क्लोज करेंगी, तो आपका जो एक्शन पोटेंशियल है वो थोड़ा सा डिले हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे आपकी एंटी अरिथमिक ड्रग्स, जिसमें से एक ड्रग आती है आपकी फेनिटोइन ड्रग। कौन सी हम पढ़ेंगे, आपकी तरह से फेनिटोइन ड्रग। अब ये जो फेनिटोइन ड्रग होती है ना, ये आपकी एंटी अरिथमिक ड्रग होती है। जब भी आपके पेशेंट को अरिथमियास वगैरह आ रहे होते हैं तो हम फेनिटोइन ड्रग्स दे देते हैं। ये क्या करती है, ये जो आपके सोडियम चैनल्स होते हैं, ठीक है, आपके जो सोडियम चैनल्स होते हैं इनको क्या करती है, इनको जाके इनिबिट करती है, सोडियम चैनल को जाके क्लोज करती है। जब आपके ये सोडियम चैनल को क्लोज करते हैं तो क्या होता है कि आपका जो फेज जीरो होता है, आपका फेज जीरो नहीं होता। जब आपका फेज जीरो नहीं होता तो इसके अलावा क्या होता है कि आपके जितने भी आगे वाले जो चैनल्स हैं वो चैनल्स भी एक तरह से ओपन नहीं होते। ठीक है, यानी कि जो फेनिटोइन ड्रग होती है ये क्या करती है, आपके जो सोडियम चैनल्स हैं उनको क्लोज कर देती है। जब सोडियम चैनल को क्लोज कर देती है तो आपका फेज जीरो नहीं होता। जब आपका फेज जीरो नहीं होता तो आपके जितने भी आगे वाला जो आपका है लाइक फेज 1 है, फेज 2 और फेज 3 वो भी नहीं होता। तो ये आपने याद रखना कि आपकी एंटी अरिथमिक जो ड्रग्स होती है वो कैसे डिफरेंट जो है फेजेस को या डिफरेंट चैनल्स को जाके टारगेट करती है। इसके अलावा हम कुछ ड्रग्स पढ़ेंगे आपकी आई ब्यूटिलाइड के नाम से। कौन सी ड्रग, आपकी ड्रग होती है जिसको हम कहते हैं आपकी एक तरह से आई ब्यूटिलाइड। ये जो आपकी ड्रग होती है फॉर एग्जाम्पल जिसको हम कहते हैं आई ब्यूटिलाइड, ये हम पढ़ेंगे। जो आपकी आई ब्यूटिलाइड ड्रग होती है ये एंटी अरिथमिक ड्रग होती है। ये क्या करती है, ये जाती है और जो आपके पोटाशियम आयंस हैं, ठीक है, यानी कि जो आपके पोटाशियम चैनल्स हैं
जो आपके पोटाशियम चैनल्स हैं उन पोटाशियम चैनल्स को जाके क्लोज कर देती है। जब पोटाशियम चैनल्स को जाके क्लोज करती है तो आपका जो फेज 1 होता है वो फेज 1 नहीं होता, और आपका जब फेज 1 नहीं होगा तो आपका जो है वो प्लेटो फेज भी नहीं होगा, और आपका जो रैपिड रीपोलराइजेशन वो भी नहीं होगी। तो आपका जो एक्शन पोटेंशियल है, कार्डियक एक्शन पोटेंशियल, वो डिले हो जाएगा। तो आपने कहना जो आई ब्यूटिलाइड होती है, एंटी अरिथमिक ड्रग्स होती है, वो पोटाशियम चैनल्स को इनिबिट करती है और फेज 1 को टारगेट करती है, जिसकी वजह से आपका फेज 2 और फेज 3 भी नहीं होता, और आपका जो आपके पेशेंट को अरिथमियाज आ रहे होते हैं, जो आपके पेशेंट के अंदर जो है जल्दी से एक्शन पोटेंशियल हो रहा होता है, वो थोड़ा सा डिले हो जाता है। इसके अलावा हम कुछ ड्रग्स पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं कैल्शियम चैनल्स ब्लोकर, ठीक है, यानी कि इसमें आता है आपका वेरापा मिल आता है। कौन सा आपकी ड्रग आती है जिसको हम कहते हैं वेरापा मिल आता है या डिल्टियाजिम आता है, कौन सी वेरापा मिल या डिल्टियाजिम आता है। अब ये जो वेरापा मिल और डिल्टियाजिम होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये जो आपके कैल्शियम चैनल्स होते हैं, ठीक है, यानी कि जो आपके वोल्टेज गेटेड जो कैल्शियम चैनल्स होते हैं उनको जाके इनिबिट करते हैं, उनको क्लोज करते हैं। जब आपकी डिल्टियाजिम और वेरापामिल जो ड्रग होती है, ये आपके कैल्शियम चैनल्स को जाके इनिबिट करते हैं, तो आपके सेल के अंदर जो कैल्शियम नहीं आता, जब आपके सेल के अंदर कैल्शियम नहीं आएगा तो आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी कैल्शियम रिलीज नहीं होगा, तो आपके सेल का जो है वो एक तरह से कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी और आपका प्लेटो फेज भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, यानी कि इसके जरिए हम इस ग्राफ को समझने के बाद जो आपकी एंटी अरिथमिक ड्रग्स हैं, हाँ बिल्कुल, एंटी सीजर भी होती है, ये सोडियम चैनल्स को करती है, ठीक है, यानी कि जो आपकी फेनिटोइन ड्रग होती है ये एंटी सीजर ड्रग भी होती है, और ये वहां पर भी आपके सोडियम चैनल को इनिबिट करती है। और इसका एक मेन इंपॉर्टेंट जो साइड इफेक्ट होता है, ये जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया करवाती है, यानी कि जो पेशेंट होता है उसका जो जिंजाइवा होता है, ठीक है, यानी कि दांत के ऊपर जो होता है उसको एक तरह से उसका हाइपरप्लेजिया करवा देती है, और भी बहुत सारे इसके साइड इफेक्ट होते हैं। तो ये आपने इसके अंदर नोट करना है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फिर हम आगे आते हैं और आगे डिस्कस करते हैं कि एक और चीज जो इसके अंदर रहती है कि यानी कि इस आपके ये जो हमने एक तरह से एक्शन पोटेंशियल ऑफ कार्डिक सेल पढ़ा है, ठीक है, इसके लिहाज से हमने जो है वो डिफरेंशिएट करना है कि आपकी जो कार्डिक सेल है, ठीक है, ये आपके एक तरह से जो कार्डिक मसल है, आपकी जो कार्डिक सेल है, ये कार्डिक मसल जो होते हैं, इनके दरमियान जो एक्शन पोटेंशियल होता है, जो आपके जो स्केलेटल मसल होते हैं, ठीक है, जो आपके स्केलेटल मसल होते हैं उनके दरमियान क्या डिफरेंस होता है। तो आपने कहना है जो कार्डिक सेल होते हैं ना, ठीक है, जो कार्डिक सेल होते हैं, इस कार्डिक सेल से क्या होता है कि आपका कैल्शियम इंड्यूस्ड कैल्शियम रिलीज होता है, ठीक है, यानी कि आपने याद रखना है कि कैल्शियम इंड्यूस्ड कैल्शियम रिलीज होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैल्शियम इंड्यूस्ड कैल्शियम रिलीज होता है, यानी कि हमने ऊपर पढ़ा है कि क्या होता है कि आपके बाहर से कैल्शियम आता है, बाहर से कैल्शियम आता है आपके प्लेटो फेज के दौरान, जब वो कैल्शियम आता है तो वो अंदर से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम को रिलीज करवाता है, और आपके सेल के अंदर कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है, यानी कि आपके जो कार्डिक सेल है उसके कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए बाहर से कैल्शियम का आना बहुत जरूरी है। लेकिन आपने याद रखना कि जो स्केलेटल मसल होते हैं, स्केलेटल मसल के अंदर आपके कैल्शियम इंड्यूस्ड कैल्शियम रिलीज नहीं होता, ठीक है, यानी कैल्शियम इंड्यूस्ड कैल्शियम रिलीज नहीं होता, यानी कि जो आपके स्केलेटल मसल होते हैं इनके अंदर जो सेल होता है, ठीक है, इनसाइड द सेल, जो आपका इनसाइड द सेल यानी कि सेल के अंदर जो पहले ही कैल्शियम पड़ा होता है, वो कैल्शियम जो होता है वो आपके सेल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए, आपके सेल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी के लिए एनफ होता है। यानी कि आपका जो स्केलेटल मसल होता है इसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी के लिए बाहर से सेल, आपके बाहर से कैल्शियम का इनफ्लक्स होना जरूरी नहीं है। आपके स्केलेटल मसल के ऊपर, जो स्केलेटल सेल के अंदर जो कैल्शियम पड़ा है स्टोर होके, वो कैल्शियम ही आपके स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी के लिए एनफ होता है, ठीक है जी, आपने याद रखना है। फिर आपसे पूछते हैं कि जो हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग्स देते हैं, यानी कि हम पढ़ेंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ड्रग, यानी कि डिल्टियाजिम हो गया, वेरापामिल हो गया, और भी बहुत सारी ड्रग्स होती हैं, ठीक है, एमलोडिपिन वगैरह, वो सिर्फ आपके कार्डिक मसल के ऊपर ही एक्ट क्यों करती हैं, वो आपके स्केलेटल मसल के ऊपर एक्ट क्यों नहीं करती। तो आपने कहना क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि इसके लिए आपके कार्डिक सेल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए बाहर से सेल का आना, बाहर से यानी कि फॉर एग्जाम्पल बाहर से आपके जो कैल्शियम होते हैं, बाहर से कैल्शियम का आना जरूरी है। तो ये क्या करेंगे, ये इस कैल्शियम को जाके इनिबिट करेंगे, इस कैल्शियम चैनल को जाके क्लोज कर देंगे। जब कैल्शियम आपके सेल के अंदर नहीं आएगा तो आपके कैल्शियम इंड्यूस्ड कैल्शियम रिलीज नहीं होगा। तो आपने कहना है कि जो कार्डिक मसल होते हैं उनके ऊपर ही आपके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एक्ट करते हैं, यानी कि कैल्शियम चैनल जो ब्लॉकर ड्रग्स होती है वो एक्ट नहीं आपके एक्ट करती हैं, जबकि स्केलेटल मसल के ऊपर आपके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग जो है वो एक तरह से एक्ट नहीं करती, क्योंकि वो जो है आपके सेल के अंदर जो कैल्शियम पड़ा होता है वही आपके स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनफ होता है, ठीक है, ये आपने कहना है। फिर आपने जो दूसरी चीज आपने याद रखनी है इसके अंदर कि आपका जो कार्डिक सेल्स होते हैं, ठीक है, इन कार्डिक सेल्स के ऊपर जो है वो आपका प्लेटो फेज आता है। क्या आता है कि आपके एक तरह से प्लेटो फेज आता है, यानी कि जब उसकी रीपोलराइजेशन हो रही होती है, इनिशियल रीपोलराइजेशन हो रही होती है, तो आपके कैल्शियम चैनल का इनफ्लक्स होता है, तो आपका प्लेटो फेज होता है, ठीक है। प्लेटो फेज क्यों होता है, आपका पोटाशियम आयंस के इफ्लक्स होने की वजह से और आपका जो कैल्शियम आयंस है उसका इनफ्लक्स होने
की वजह से, ठीक है। लेकिन जो आपका स्केलेटल मसल है, इसके अंदर तो किसी कैल्शियम आयंस का इन्फ्लक्स नहीं होता, इसके अंदर तो किसी चैनल आपके कैल्शियम आयंस का इन्फ्लक्स नहीं होता, तो इसी वजह से आपने कहना है इसके अंदर जो प्लेटो फेज होता है वो भी नहीं होता। आपके स्केलेटल मसल के अंदर जो है वो प्लेटो फेज नहीं होता, जबकि आपके जो है कार्डिक सेल के अंदर, जो कार्डिक मसल के अंदर जो प्लेटो फेज होता है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि प्लेटो फेज जो है वो कार्डिक सेल के अंदर होता है और स्केलेटल मसल के अंदर क्यों नहीं होता, तो आपने कहना है क्योंकि आपके जो कार्डिक सेल होते हैं इनके इसके इसके लिए आपका जो कैल्शियम आता है वो बाहर से आता है, ठीक है। और आपका पोटाशियम आयन जो है वो बाहर जाता है, तो इसलिए वजह से इनके दरमियान बैलेंस हो जाता है। जबकि आपके स्केलेटल मसल के अंदर क्या होता है कि आपका क्या होता है कि आपका जो कैल्शियम होता है वो अंदर ही पड़ा होता है। इन साइड जो कैल्शियम होता है वो मतलब कि एनफ होता है उसकी कॉन्ट्रैक्शन के लिए, इसलिए आपका जो है वो प्लेटो फेज नहीं होता, ठीक है। तो ये आपने नोट करना है। दूसरा, जो आपके कार्डिक सेल होते हैं ना, इनके दरमियान बहुत सारे गैप जंक्शन होते हैं। क्या होते हैं कि इन दरमियान आपके बहुत सारे गैप जंक्शन होते हैं, यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक ये कार्डिक सेल है, एक ये कार्डिक सेल है, ठीक है, एक ये कार्डिक सेल है, एक ये कार्डिक सेल है, तो इनके दरमियान क्या होता है कि एक कनेक्शन होता है, ठीक है। इनके दरमियान क्या होता है, गैप जंक्शन होते हैं। जब भी आपके एक कार्डिक सेल के अंदर जो है वो एक तरह से कोई ना कोई एक्शन पोटेंशियल आ जाता है, यानी कि अगर एक एक्शन पोटेंशियल आ जाता है या कोई स्टिमुलस आ जाती है आपके कार्डिक, एक ही कार्डिक सेल के अंदर, तो वो इन चैनल्स के थ्रू आगे ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। यानी कि इनके दरमियान गैप जंक्शन होते हैं आपके कार्डिक सेल्स के अंदर। जो अब जब भी आपके एक सेल के अंदर एक्शन आ जाता है, कोई स्टिमुलस आ जाती है, तो वो इन गैप जंक्शन के थ्रू दूसरे सेल तक ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन आपके जो स्केलेटल मसल्स होते हैं इनके दरमियान कोई भी गैप जंक्शन से नहीं होता, ठीक है। ये आपने लाजमी नोट करना है कि आपके स्केलेटल मसल्स और आपके जो कार्डिक मसल्स होते हैं इनके दरमियान जो है वो एक तरह से क्या डिफरेंशिएट है, यानी कि हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो आपने कहना तीन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं कि कैल्शियम इंड्यूस्ड कैल्शियम रिलीज और आपका प्लेटो फेज और आपके गैप जंक्शंस, ये आपने लाजमी नोट करने, और आप इनके पीछे जो रीजंस है वो भी आपको आनी चाहिए। और जो मैंने आपको ये फेज 0 कब आता है, आपका फेज 1 कब आता है, फेज 2 कब आता है, फेज 3 कब आता है और फेज 4 कब आता है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है कि आपको लाजमी पता होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे कि जो फेज 4 होता है वो क्यों मेंटेन होता है, आपने कहना है कि नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हमारे पूरे कार्डिक सेल होते हैं इनके अंदर सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप होते हैं, जो कि क्या करते हैं, पोटाशियम चैनल्स, आपकी जो पोटाशियम आयंस होते हैं उसको सेल से बाहर फेंकते हैं। जब पोटाशियम आयंस को सेल से बाहर फेंक देंगे तो आपके सेल के अंदर जो वो आपका जो है सॉरी आपका क्या होता है, सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप होते हैं, वो आपके सोडियम आयंस को बाहर फेंक देते हैं, और आपके सेल के अंदर जो वो नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका सेल जो होता है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के ऊपर होता है। फिर अगर आपसे कोई पूछे कि मेन आपकी जो मेन कार्डिक सेल है, मेन कार्डिक सेल का जो है एक तरह से जो है फेज 4 जो आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कौन मेंटेन करता है, तो आपने कहना है कि जब आपकी बहुत ज्यादा यानी कि रैपिड रिपोलराइजेशन होती है, बहुत ज्यादा जब आपका पोटाशियम आयंस बाहर जाते हैं, ठीक है, पोटाशियम चैनल ओपन होने की वजह से, उस वजह से आपका फेज 4 जबकि रेस्टिंग मेम्ब्रेन जो पोटेंशियल होती है वो मेंटेन होती है, ठीक है। तो ये आपको जो है वो चीजें लाजमी और लाजमी पता होनी चाहिए। और अब जल्दी से मुझे बता दें कि यहाँ तक ये वाला आपको क्लियर है, आपके कार्डिक यानी कि मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल, इसमें किसी को कोई मसला तो नहीं है ना, क्लियर हो गया आप सबको। हेलो।